हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीएस नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी के सिद्धांत एवं विधियाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी की परिभाषा एवं उद्देश्य, डेफिनेशन एंड एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परिचय। एपिडेमियोलॉजी ग्रीक भाषा के एपिडेमिक से उत्पन्न हुआ है, जो कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी से प्रचलन में है। जो एपिडेमियोलॉजी है वो किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। कौन से शब्द से मिलकर बना है? एपिडेमिक शब्द से। ये कब से प्रचलन में है? ये 3री शताब्दी से प्रचलन में है। मीन्स 3री शताब्दी से एपिडेमियोलॉजी शब्द बोला जाता है। इस शब्द का मतलब क्या है? एपी मीन्स अपॉन और अमंग यानी मध्य में, डेमस मीन्स पीपल यानी लोग या व्यक्ति। इस प्रकार एपिडेमियोलॉजी क्या है? हम बोल सकते हैं 3 शब्दों से मिलकर बना है। एपी मीन्स मध्य में, डेमस मीन्स लोग, लोगस मीन्स अध्ययन। इसका संपूर्ण अर्थ क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी व्यक्तियों के मध्य होने वाली घटनाओं का अध्ययन है। जो व्यक्ति हैं उनके मध्य जो डिजीज कंडीशन फैल रही हैं या जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? एपिडेमियोलॉजी में। प्रारंभ में एपिडेमियोलॉजी मनुष्य से संबंधित अध्ययन को कहा जाता था। स्टार्टिंग में जो एपिडेमियोलॉजी है, ठीक है, उसमें क्या था? सिर्फ मनुष्य से संबंधित ही अध्ययन किया जाता था। उसमें मनुष्य से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनको ऐड नहीं किया गया था। और एपिजियोटोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन को कहा जाता था? जंतुओं से संबंधित। इसमें मनुष्य हटा दिए गए थे, मनुष्यों को छोड़कर। ठीक है, और ये कब बोला गया या किसके थ्रू बोला गया है? कास्टेट के थ्रू 1962 में बोला गया या बताया गया। मनुष्य में होने वाली बीमारी को एपिडेमिक्स महामारी एवं जंतुओं में होने वाली बीमारी को एपिजोटोसिस तथा पक्षियों में होने वाली महामारी को एपोनोटिक्स कहा जाता था। जो मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य में जो बीमारियां होती हैं उसको हम एपिडेमिक्स बोलते हैं। जो जानवरों में बीमारियां होती हैं उसको हम एपिजोटोसिस बोलते हैं, तथा जो पक्षियों में बीमारियां होती हैं उसको हम एपोनोटिक्स बोलते हैं। दूसरे शब्दों में एपिडेमियोलॉजी जनता या व्यक्तियों में होने वाली बीमारियों, उनके प्रसार तथा कारणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? जनता या व्यक्तियों में जो बीमारियां होती हैं वो किस तरीके से स्प्रेड होती हैं, उनके क्या कारण हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? एपिडेमियोलॉजी में। तो लोगों में होने वाली बीमारियों का अध्ययन, उनका प्रसार कैसे हो रहा है, ठीक है, उनके कारण क्या है, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। इसके द्वारा तथ्यों को जुटाकर बीमारियों के कारणों का पता लगाकर उनके लिए उच्च स्तर का उपचार प्रदान किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं हम? इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके जो डिजीज कंडीशन लोगों में स्प्रेड हो रही हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन एपिडेमियोलॉजी का। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डेफिनेशंस। एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। जो अध्ययनकर्ता हैं उनके द्वारा बहुत सारी डेफिनेशंस बताई गई हैं एपिडेमियोलॉजी की। और एपिडेमियोलॉजी में जो स्टडी करते हैं या जो अध्ययनकर्ता होते हैं उनको हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो फर्स्ट है हमारे स्क्वेब एटल। इन्होंने 1977 में क्या दी थी? एपिडेमियोलॉजी की परिभाषा दी थी। एपिडेमियोलॉजी लोगों में होने वाली बीमारियों का अध्ययन है। एपिडेमियोलॉजी क्या है? जो लोग हैं उनमें जो बीमारी होती हैं, ठीक है, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? एपिडेमियोलॉजी में। तो उसको क्या बोला जाता है? एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट है थ्रसफील्ड एम। इन्होंने क्या है 1995 में इन्होंने क्या है अपनी डेफिनेशन दी। एपिडेमियोलॉजी जनसंख्या में होने वाली बीमारियों एवं उनके उत्पन्न करने वाले घटकों का अध्ययन है। एपिडेमियोलॉजी क्या है? जो जनसंख्या है, मीन्स जो लोग हैं उनमें जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, वो किस वजह से हो रही हैं, उनके क्या घटक हैं, किस रीज़न की वजह से वो लोगों में उत्पन्न हो रही हैं, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी। ये किसने बताया था? थ्रसफील्ड एम ने। नेक्स्ट है जॉन एम लास्ट।
इन्होंने 2001 में अपनी परिभाषा दी थी, किससे रिलेटेड? एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड। किसी विशिष्ट जनसंख्या समूह में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों एवं घटनाओं के वितरण तथा उनके निर्धारक तत्वों का अध्ययन करना। इन्होंने क्या बोला? किसी विशिष्ट जनसंख्या समूह में, यानी इन्होंने पर्टिकुलर किसी विशिष्ट जनसंख्या समूह को ले लिया। उसमें बोला कि किसी पर्टिकुलर विशिष्ट जनसंख्या समूह में किसी बीमारी का स्प्रेड होना, ठीक है, उसका किस वजह से वो स्प्रेड हो रही है उसका अध्ययन करना, ठीक, क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी। और इन्होंने आगे भी बोला इसमें, तथा इस ज्ञान का उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण हेतु करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। इन्होंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर क्या है एरिया जो है वहाँ की पॉपुलेशन की बीमारियों का अध्ययन करना, किस तरीके से उनमें डिजीज़ हो रही हैं उनका अध्ययन करना किस में आता है? एपिडेमियोलॉजी में। फिर उनका अध्ययन करके पता लगाना कि किस तरीके से उनकी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं, वो सब भी किस में आता है? एपिडेमियोलॉजी में। नेक्स्ट है पार्किन। पार्किन ने 1873 में अपनी डेफिनेशन प्रोवाइड की। एपिडेमियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत महामारियों का अध्ययन किया जाता है। पार्किन ने क्या बोला? एपिडेमियोलॉजी क्या है? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा, मीन्स जो मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या है महामारियों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऐसी बीमारियों की स्टडी की जाती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है ग्रीनवुड ने 1934 में अपनी डेफिनेशन दी। इन्होंने बोला एपिडेमियोलॉजी ऐसी बीमारियों का अध्ययन है जो कि बड़े जनसंख्या समूह में पाई जाती है। इन्होंने क्या बोला? ग्रीनवुड ने, इन्होंने बोला कि एपिडेमियोलॉजी क्या है? ऐसी बीमारियों का अध्ययन है जो क्या है बड़े जनसंख्या समूह में पाई जाती हैं, यानी ऐसी बीमारियां जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं उनमें होने वाली बीमारियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी। ये किसने बोला? ग्रीनवुड ने। नेक्स्ट है हमारे पी चौधरी के अनुसार, इन्होंने क्या बोला? एपिडेमियोलॉजी बड़े स्तर पे फैलने वाली बीमारियों के बारे में अध्ययन कर उनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य वृद्धि के उपयोग में लाना। इन्होंने बोला एपिडेमियोलॉजी क्या है? ये बड़े स्तर पे जो बीमारियां फैलती हैं, बड़े स्तर पे मीन्स ज़्यादा लोगों में, ठीक है, ज़्यादा स्तर पे क्या फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनका अध्ययन किस में किया जाता है? एपिडेमियोलॉजी में। फिर उनका अध्ययन करके वो किस तरीके से फैल रही हैं, उनको कैसे रोक सकते हैं, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए, ठीक है, केयर भी इसी में हम प्रोवाइड करते हैं। किसमें? एपिडेमियोलॉजी में। लोगों के स्वास्थ्य में वृद्धि किस तरीके से कर सकते हैं उसकी स्टडी भी किस में करते हैं हम? एपिडेमियोलॉजी में। ये किसने बताया? पी चौधरी ने। ये थी डेफिनेशंस हमारी एपिडेमियोलॉजी की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी के उद्देश्य, एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इसमें लिखा है एपिडेमियोलॉजी का प्रमुख उद्देश्य रोग कारकों एवं रोग से संबंधित कारकों का पता लगाकर बीमारी के बचाव के लिए उचित साधनों का उपयोग करना है। एपिडेमियोलॉजी का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि बीमारी किस वजह से फैल रही है, किस तरीके से बीमारी स्प्रेड हो रही है, उनका पता लगाया जाए और फिर उन बीमारियों को प्रिवेंट कर दिया जाए एक उचित साधनों का यूज़ करके। किसी समुदाय में महामारी का प्रकोप होने पर एपिडेमियोलॉजिस्ट बीमारी से संबंधित अन्य कारकों एवं प्रमुख रोग कारकों का संबंध पता करते हैं जिससे बीमारी का निदान, बचाव एवं उपचार आसानी से किया जा सके। जो अध्ययनकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अब किसी पर्टिकुलर समुदाय में कोई डिजीज़ कंडीशन स्प्रेड हो रही है तो वो उस डिजीज़ कंडीशन का पूरा क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। देन उसके बाद क्या है, वो रास्ता निकालते हैं कि किस तरीके से वो उस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी करंट में चल रहा है क्या है? कोरोना चल रहा है। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, जो अध्ययन करता है, ठीक है, वो क्या करेंगे, कोरोना जो पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है वो देखेंगे, कितने लोगों में किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है ये देखेंगे। फिर वो सब कुछ देखने के बाद इसके कोज़ का पता लगाएंगे कि किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, लोगों के आपस में कांटेक्ट में आने की वजह से ये क्या है, स्प्रेड हो रहा है। फिर वो क्या करेंगे, जब उन्हें पता चल गया कि कोरोना किस वजह से स्प्रेड हो रहा है, लोगों के कांटेक्ट में आने की वजह से, तो वो क्या करेंगे,
उस कॉन्टैक्ट को ही ख़त्म कर देंगे, मीन्स प्रिवेंशन प्रोवाइड कर देंगे उस बीमारी से रिलेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे मास्क लगाने के लिए बोलेंगे, हैंड सैनिटाइज करने के लिए बोलेंगे। ये प्रिवेंशन कौन प्रोवाइड करवाएगा? अध्ययनकर्ता। तो जो हमारा कोरोना की स्टडी भी की जाती है, जो कोरोना का भी अध्ययन किया जाएगा, वो किस में किया जाएगा? एपिडेमियोलॉजी में। एपिडेमियोलॉजी के बहुत सारे उद्देश्य हैं। फर्स्ट है इसमें मानव जनसंख्या में बीमारी का फैलाव एवं आवृत्ति का पता लगाना। मीन्स एपिडेमियोलॉजी का क्या उद्देश्य है कि जो मानव जनसंख्या है, यानी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो लोग हैं, उनमें बीमारी कैसे हो रही है और कितनी भयंकर वो बीमारी है, उसका पता किस में लगाया जाता है? एपिडेमियोलॉजी में। नेक्स्ट है बीमारी को नियंत्रित करने के लिए बीमारी के कारणों का पता लगाना। अब इसमें क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? नेक्स्ट, बीमारी को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से हम क्या है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और बीमारी किस वजह से हो रही है उसका हम पता भी हम किस में लगाते हैं? एपिडेमियोलॉजी में। रोग के प्राकृतिक इतिवृत्त एवं वातावरणीय घटकों का अध्ययन करना। रोग की मीन्स बीमारी किस वजह से हो रही है, कंप्लीट हिस्ट्री देखना उसकी, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बीमारी उत्पन्न करवा रहे हैं। इसमें आगे स्वास्थ्य देखभाल, निदान, उपचार एवं बचाव की तकनीक का पता लगाना। रोगों जो लोग हैं उनमें बीमारी किस तरीके से स्प्रेड हो रही है उसका पता लगाना, ठीक है। फिर किस तरीके से हम उसका निदान कर सकते हैं, बीमारी का पता लगा सकते हैं, बीमारी से किस तरीके से बचा सकते हैं लोगों को, उसका अध्ययन भी हम किस में करते हैं? एपिडेमियोलॉजी में। और अध्ययन करके जो केयर प्रोवाइड करते हैं वो भी हम किस में करते हैं? एपिडेमियोलॉजी में। तो ये एपिडेमियोलॉजी का हम बोल सकते हैं एक मुख्य उद्देश्य है। रोग को नियंत्रित करने में लगने वाले आर्थिक उपभोग का पता लगाना, ठीक है। जो रोग को, बीमारी को हम किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों तो हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हम किस में देखते हैं? एपिडेमियोलॉजी में। रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए योजना बनाना एवं उसे लागू करना, अलग अलग प्रोग्राम्स चलाना और उन प्रोग्राम्स को क्या करना? अप्लाई करना, लोगों तक पहुंचाना। किसका उद्देश्य है? एपिडेमियोलॉजी का। उदाहरण के लिए सन 1954 में पोलियो नियंत्रण प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है, जिसमें क्या पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन को प्रोवाइड किया गया था लोगों तक। कब? सन 1954 में, 1954 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एपिडेमियोलॉजी संघ के अनुसार निम्न उद्देश्य। ये तो हमने नॉर्मल पढ़े थे, एपिडेमियोलॉजी के उद्देश्य निम्न बहुत सारे। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय एपिडेमियोलॉजी संघ के अनुसार। इसमें है मानव जनसंख्या में स्वास्थ्य एवं रोग की समस्याओं का फैलाव तथा आकार का वर्णन करना। एपिडेमियोलॉजी का क्या कार्य है या क्या उद्देश्य है? ये क्या करती है? मानव जनसंख्या में बीमारी किस तरीके से फैल रही है, क्या आकार है उसका, क्या सीवियरिटी है, उसका पता भी लगाना और उसके बारे में बताने का काम भी कौन करता है? एपिडेमियोलॉजी। रोगजनक कारकों एवं रोग के कारणों का पता लगाना। जो बीमारियां हैं उनमें वो बीमारी किस पॉजिटिव एजेंट की वजह से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं और वो कितनी सीवियर हैं, उसका पता भी किसके द्वारा लगाया जाता है? एपिडेमियोलॉजी के द्वारा। रोग के बचाव, नियंत्रण एवं उपचार के लिए सुविधाएं प्रदान करना। बीमारियों से किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरीके से बीमारी होने से रोका जा सकता है और किस तरीके से अगर बीमारी हो गई है किसी में तो उसका इलाज किया जा सकता है, इस सब के बारे में भी कौन बताता है? एपिडेमियोलॉजी। इस प्रकार एपिडेमियोलॉजी का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य वृद्धि तथा समुदाय में स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना या ख़त्म करना। तो हम बोल सकते हैं एपिडेमियोलॉजी का क्या उद्देश्य है? लोगों की हेल्थ को प्रमोट करना, जो समुदाय के लोग हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करना और जो समुदाय के लोगों में स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं को ख़त्म करना। ये क्या है? एपिडेमियोलॉजी का मेन उद्देश्य है। तो ये सारे क्या थे? एपिडेमियोलॉजी के उद्देश्य थे। एक अंतर्राष्ट्रीय एपिडेमियोलॉजी संघ के अकॉर्डिंग एंड दूसरा नॉर्मल एपिडेमियोलॉजी के उद्देश्य थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी मापने के आधारभूत साधन, बेसिक टूल्स ऑफ मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। इसमें है एपिडेमियोलॉजी के आधारभूत साधन, बहुत सारे आधारभूत साधन होते हैं जिनमें जनसंख्या में मृत्यु एवं रुग्णता दर का आकलन किया जा सकता है। बहुत सारे क्या हैं? टूल्स हैं जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं कितने लोग मरे, कितने लोगों की
क्या हुई, बर्थ हुई, कितने बच्चे जीवित हैं, कितनों को बीमारियां हुई, कितने मरे, कितनों का क्या है डाइवोर्स हुआ, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, एपिडेमियोलॉजी में। और कुछ टूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं, जैसे दर, रेट, अनुपात, रेशियो, प्रतिशत, प्रोपोर्शन या परसेंटेज। इन चीज़ों के द्वारा हम क्या है मेजरमेंट कर सकते हैं। पहला क्या है, एपिडेमियोलॉजी में निम्नलिखित माप किए जाते हैं। मीन्स बहुत सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजी में देखी जाती हैं, जैसे मृत्यु दर। ये क्या है, टूल है, इसमें क्या देखें, मृत्यु दर देखते हैं। मीन्स एक साल में कितने लोग किसी पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित हुए और कितने लोगों की मृत्यु हो गई। रुग्णता दर, कितने लोगों को बीमारी हुई। असमर्थता दर, कितने लोग असमर्थ हुए, मीन्स कितनों में डिसेबिलिटी कोज हुई। जन्म दर, कितने लोग जीवित हैं, यानी जीवित मीन्स कितने बच्चे पैदा हुए। बीमारी की स्थिति, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोगों में बीमारी थी वो ख़त्म हो गई, कितनों में बीमारी न्यू डेवलप हो गई है। चिकित्सीय आवश्यकताएं, कि किस किस एरियाज़ में कितने लोगों को चिकित्सीय आवश्यकताओं की नीड है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग, बीमारी को फैलाने वाले वातावरणीय घटक, जनसंख्या बदलाव एंड स्वास्थ्य के मनोवैज्ञानिक पहलू। ये सारी चीज़ें क्या है हम देखते हैं, और किसके थ्रू, रेट के थ्रू हम इन सारी चीज़ों का क्या है मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन सभी के व्यक्त करने के लिए एपिडेमियोलॉजी के अध्ययनकर्ता इन्हें दर, अनुपात एवं प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए कि एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, कितने लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये सारी चीज़ें बताने के लिए जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दर, ठीक है, अनुपात और प्रतिशत, इसका यूज़ करते हैं। जैसे दर के उदाहरण बोल सकते हैं हम कौन कौन से, मृत्यु दर, रुग्णता दर, सकल जन्म दर एंड विशिष्ट दर। अनुपात के उदाहरण में हम बोल सकते हैं लिंग अनुपात, चिकित्सक जनसंख्या अनुपात, महिला बच्चे का अनुपात। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं प्रतिशत के उदाहरण, प्रतिशत यानी परसेंटेज या प्रोपोर्शन के उदाहरण। प्रोपोर्शन के उदाहरण में हम बोल सकते हैं खुजली से प्रभावित लोगों का प्रतिशत, मीन्स कितने लोगों में क्या है इसके बीच की कंडीशन है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को उपभोग का प्रतिशत। इस सारी चीज़ों का भी हम क्या है इसमें देखते हैं। तो हम कितने टूल्स हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं, दर मीन्स रेट, रेशियो, प्रतिशत, देन दर और अनुपात। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, रेट, रेशियो और परसेंटेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी का उपयोग, यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी कई क्षेत्र जैसे रोग स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को सम्मिलित करती है। एपिडेमियोलॉजी में कई क्षेत्र जो हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे रोग किस, बीमारियां किस तरीके से स्प्रेड हो रही हैं, फिर उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं प्रदान करके हम लोगों को उन बीमारियों से बचा सकते हैं, ये सब हम किस में देखते हैं, एपिडेमियोलॉजी में। नेक्स्ट है थ्रसफील्ड एम, उन्होंने 1995 में क्या किया था, 5 उपयोग बताए थे किसके, एपिडेमियोलॉजी के। उन्होंने छठा प्रयोग को क्या सिर्फ चिन्हित किया था, ठीक है, जो कि व्यक्तिगत रोगी प्रबंधन में चिकित्सीय निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए तथ्य प्रदान करता। उन्होंने सिर्फ चिन्हित किया था, बताया था। उनका जो 6 वाला जो यूज़ था एपिडेमियोलॉजी का, उसमें क्या बोला गया था, सिर्फ के व्यक्तियों में जिस प्रकार से अगर जो बीमारी हो रही है तो उन्हें हम चिकित्सीय निर्णय द्वारा किस तरीके से उस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो 5 यूज़ हैं एपिडेमियोलॉजी के वो निम्न प्रकार हैं, 5 उपयोग निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है बीमारी जिसका कारण ज्ञात है की उत्पत्ति करना, यानी ऐसी बीमारी जिसका कारण हमें पता है तो उसका किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो काम करने का काम भी कौन करती है, हमारी एपिडेमियोलॉजी। या उसका निर्धारण करने के लिए यानी उस बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एपिडेमियोलॉजी का। ऐसी बीमारी या रोग जिसका कारण अज्ञात है या पूर्णतः स्पष्ट नहीं है को नियंत्रण एवं जांच करना। ऐसी भी कोई बीमारी जिस बीमारी का कोई कोज पता ही नहीं है या प्रॉपर तरीके से कंफर्म नहीं है कि इस बीमारी का रीज़न क्या है, उसका भी हम क्या करते हैं, उसका भी हम पता कैसे लगा सकते हैं, एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करके। बीमारी की प्रकृति एवं वातावरणीय कारकों की सूचना प्रदान करना, बीमारी किस तरीके की है, किस वजह से वो स्प्रेड हो रही है, उसके बारे में भी क्या है लोगों को बताना, ठीक है। उसका में भी हम किसका यूज़ करते हैं, एपिडेमियोलॉजी का।
रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं उनका मूल्यांकन करना, यानी जो बीमारियां हैं उनका क्या है नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम या योजनाएं बनाना। फिर उन योजनाओं को बनाकर लोगों तक पहुंचाना और पहुंचाने के बाद उनका एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन करना। जो हमने सर्विसेज दी हैं लोगों को, जो प्लानिंग बनाई है, जो कार्यक्रम बनाए हैं, वो सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, उन सबको भी देखने का काम कौन करता है? एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट है रोग से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में होने वाले आर्थिक लाभ का आकलन करना। जो बीमारी है, बीमारी से रिलेटेड जो आर्थिक प्रभाव हो रहे हैं, जैसे कोई डिजीज कंडीशन स्प्रेड हो रही है, वो किस तरीके से लोगों को या जो एक पूरा देश है उसको प्रभावित कर रही है, ठीक है, उसका आर्थिक जो प्रभाव पड़ रहा है उसका आकलन भी किस में किया जाता है? एपिडेमियोलॉजी में। और अगर कहीं पे कोई प्रोग्राम चलाया गया है और जो उसका लाभ हो रहा है, आर्थिक लाभ, उसका आकलन भी किस में किया जाता है? एपिडेमियोलॉजी में। तो ये क्या थे? 5 उपयोग थे किसके? एपिडेमियोलॉजी के, जो किसके द्वारा बताए गए थे? थ्रसफील्ड के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें मोरिस के अनुसार 7 उपयोग बताए गए हैं एपिडेमियोलॉजी के। फर्स्ट है जनसंख्या में रोग के बढ़ने एवं घटने का अध्ययन करना, जो कि स्थान, समय एवं व्यक्ति से संबंध में किया जाता है। यानी जनसंख्या में लोगों में कहाँ कौन सी डिजीज़ कंडीशन बढ़ रही है, किस तरीके से कहाँ पे कौन सी डिजीज़ कंडीशन घट रही है, उसका अध्ययन करना, ठीक है। कहाँ पे कितने लोगों पे किस स्थान, किस समय एवं व्यक्ति के संबंध में किया जाता है, और कितने व्यक्तियों में किस जगह पे कौन सी बीमारी फैली, किस समय, कितने टाइम तक रही, ठीक है, कितने लोग उससे अफेक्टेड हुए, इस सब के बारे में भी हम क्या करते हैं? एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करके ही पता लगाते हैं। नेक्स्ट है सामुदायिक निदान समुदाय में उपस्थित रोग एवं स्वास्थ्य समस्याओं का दर या अनुपात में पता लगाना। मीन्स लोगों में, एक समुदाय में कौन सी बीमारी फैल रही है उसका डायग्नोसिस करना, पता लगाना, फिर किस तरीके से हम उनकी समस्याओं को प्रिवेंट कर सकते हैं उसका पता लगाना, और जो समस्याओं मीन्स लोगों में कितने लोगों को एक डिजीज़ कंडीशन हो गई है तो कितनी मृत्यु दर हुई है, कितने लोगों में रुगड़ता दर देखी गई है, परसेंटेज कितने लोगों की डेथ हो गई है, ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है योजना एवं मूल्यांकन, योजना बनाना और उसका मूल्यांकन करना। रोग नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उचित योजना बनाना एवं उनका मूल्यांकन करना। बीमारी को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए किस तरीके से हम योजना बना सकते हैं और योजना को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में भी क्या करना, इन सारी चीज़ों के बारे में। जैसे योजना का मूल्यांकन करना मीन्स कोई योजना बनाई, उसको हमने लोगों तक पहुंचा दिया, पहुंचा के उसका जो मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, लोगों तक वो सर्विसेज जो पहुंचाई जाती हैं उस सब का क्या करते हैं हम? स्टडी भी किस में करते हैं? एपिडेमियोलॉजी में। एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करके ही हम ये सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति के स्वास्थ्य खतरों का मूल्यांकन करना। जो व्यक्ति हैं यानी जो लोग हैं उनमें जो बीमारी फैल रही है वो किस कंडीशन की है, मीन्स क्या उसकी सीवियरिटी है, उसका मूल्यांकन भी हम किस में करते हैं? एपिडेमियोलॉजी में। और कैसे करेंगे? एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करके। नेक्स्ट है संलक्षण रोगों के समूह को चिन्हित करना। लोगों में कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, उनसे किस क्या क्या चिन्ह या लक्षण दिखाई देते हैं, उसका पता भी हम कैसे लगा सकते हैं? एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करके। रोग के प्राकृतिक इतिवृत्त को पूर्ण करना। जो लोगों में बीमारी फैल रही है, ठीक है, उसको क्या करना, उसके बारे में कंप्लीट पता करना। वो कैसे कर सकते हैं हम? एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करके। नेक्स्ट है रोग के कारण एवं खतरों की खोज करना। लोगों में जो बीमारी है किस वजह से स्प्रेड हो रही है और उससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उस सब का हम पता भी कैसे लगा सकते हैं? एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारा रोग चक्र या डिजीज़ साइकिल। रोगजनक कारक शरीर में प्रवेश कर वृद्धि करते हैं। जो रोगजनक कारक होते हैं यानी जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? शरीर में पहुंचने के बाद ही अपनी वृद्धि करते हैं एवं वहाँ ऊतकों को क्षति पहुंचाते हैं, और जो शरीर के, हमारी बॉडी के जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनको क्या करते हैं? डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। शरीर की
प्रतिरक्षा क्षमता रोग कारकों को नष्ट करने का प्रयास करती है, और जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या रोगजनक कोई भी पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जाता है, तो जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है वो वर्क करता है और उनको किल करने का प्रयास करता है। अगर ये प्रतिरक्षा पर्याप्त स्थिति में हो तो रोगजनक नष्ट हो जाते हैं। अगर क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बना देता है और फॉरेन पार्टिकल्स को वो एंटीबॉडीज़ क्या है किल कर देंगी, या जो रोगजनक कारक हैं उनको किल कर देंगी, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, रोगों से यानी बीमारी से मुक्त हो जाता है एवं व्यक्ति पुनः स्वस्थ हो जाता है, और जो व्यक्ति है वो दोबारा से हेल्दी हो जाता है। अगर ये अपर्याप्त है, अगर प्रॉपर तरीके से एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं, तो रोगी में रोग के चिन्ह व लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो जो पर्सन होता है उसमें बीमारी के चिन्ह और लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं एवं उचित उपचार की आवश्यकता होती है, और फिर उस टाइम पर उस बीमारी को ट्रीट करने की नीड होती है। मनुष्य में रोग प्रतिक्रिया 6 चरणों में संपन्न होती है। जो एक पर्सन है उसमें जो डिजीज़ होने की जो प्रतिक्रिया है, डिजीज़ होने की जो साइकिल है, एक चक्र है, वो 6 क्रम में होता है। जो 6 स्टेप होते हैं बीमारी के स्प्रेड होने के एक इंसान के अंदर, जो निम्न प्रकार है। फर्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इसमें है रोगों का उत्पादन करने वाले जीवों के शरीर में प्रवेश करने तथा रोग के लक्षणों के उत्पन्न होने के मध्य का समय इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। रोगों का उत्पन्न करने वाले जीवों के शरीर में प्रवेश, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी जीवाणु या रोगजनक कारक क्या किया, हमारे शरीर में एंटर किया। एंटर करने के बाद जब पहला लक्षण क्या है हमारे शरीर में दिखेगा, एंटर करने से लेके पहला लक्षण, फर्स्ट लक्षण आने तक का जो समय कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड। ये शरीर में रोग कारक को प्रवेश और लक्षणों के प्रकट होने की अंतराल अवधि है। इसमें क्या होता है, रोगजनक जो कारक होता है वो क्या होगा, शरीर में एंटर करेगा, देन उसके बाद फर्स्ट साइन जो दिखेगा या लक्षण हमें दिखाई देगा, वो किस में दिखाई देगा, इंक्यूबेशन पीरियड में। नेक्स्ट है प्रोड्रोमल पीरियड। किसी रोग की प्रारंभिक अवस्था से संबंधित काल या समस्या को प्रोड्रोमल पीरियड कहते हैं। ये क्या है, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रोगजनक कारक एंटर कर गया, एंटर करने के बाद किसी भी बीमारी के स्टार्ट होने की स्टार्टिंग की जो अवस्था होती है, प्रारंभिक जो स्टेज होती है, वो क्या कहलाती है, प्रोड्रोमल पीरियड। ये 1 से 4 दिन की अल्प अवधि होती है, जिसमें लक्षण पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होते। मीन्स इसमें साइन सिम्टम तो दिखेंगे लेकिन प्रॉपर तरीके से हमें दिखाई नहीं देते हैं, स्पष्ट रूप से दिखेंगे लेकिन कम। नेक्स्ट है फेस्टिजियम पीरियड या हाईएस्ट पीरियड। ये रोग की चरम अवस्था होती है जिसमें रोगी बिस्तर में लग जाते हैं। इस अवस्था में रोग के लक्षण स्पष्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या है, बीमारी होने की सबसे हाईएस्ट अवस्था होती है। इसमें बीमारी के सारे साइन एंड सिम्टम हमें दिखाई देने लगते हैं, और जो पेशेंट्स होता है उसमें क्या वीकनेस होती है और वो क्या है, बिस्तर से लग जाता है। नेक्स्ट है डिफरविसेंस पीरियड। इसमें रोगी में प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न होने लगती है और उसकी स्थिति में सुधार होने लगता है। डिफरविसेंस पीरियड क्या होता है, इसमें जो रोगी होता है, ठीक है, उसमें क्या है, इम्यूनिटी जो पावर होती है वो डेवलप होने लगती है और उसकी जो कंडीशन होती है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कन्वल्सेंस पीरियड। किसी रोग अथवा ऑपरेशन की समाप्ति के पश्चात पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में लगने वाला समय, इसमें रोगी की स्थिति में तेज़ी से सुधार आने लगता है। कन्वल्सन पीरियड क्या होगा, जैसे किसी पर्सन को कोई बीमारी हुई है या कोई उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद का जो ऑपरेशन होने के बाद जो व्यक्ति की कंडीशन बहुत तेज़ी से ठीक होने स्टार्ट होती है, उस वाली अवस्था को हम बोलते हैं कन्वल्सन पीरियड। डिफेशन पीरियड में क्या होता है, इसमें रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो जो डिजीज साइकिल है उसकी कितनी स्टेजेस थी, 6। फर्स्ट में क्या, इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया बॉडी में और पहला लक्षण दिखाई दिया, फर्स्ट। देन उसके बाद प्रोड्रोमल पीरियड मीन्स 1 से 4 दिन का होता है। इसमें जो लक्षण होते हैं दिखाई तो देंगे लेकिन स्पष्ट रूप से सारे लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। फेस्टिजियम पीरियड को क्या बोलते हैं हम, हाईएस्ट पीरियड। इसमें सारे साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं और पेशेंट बिस्तर से लग जाता है। डिफरविसेंस पीरियड क्या होता है, इसमें इम्यूनिटी क्या है, डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट में क्या है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है और डिजीज़ कंडीशन रिड्यूस होने लगती है।
कन्वल्सन पीरियड क्या है, ये वाली जो स्टेज होती है इसमें अगर कोई बीमारी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ किसी पेशेंट का, तो जल्दी से उसकी कंडीशन में पेशेंट की सुधार आना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डिफेशन पीरियड। इसमें क्या था, जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, वो पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी जिक्र या एपिडेमियोलॉजी ट्रायड। एपिडेमियोलॉजी ट्रायड हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है जानपदिक रोग वैज्ञानिकों के अनुसार रोग व्यक्ति कारक एवं वातावरण में असंतुलन की स्थिति से होता है। या क्या बोल सकते हैं, जो डिजीज़ कंडीशन किसी में स्प्रेड हो रही है किसी पर्सन में, तो वो किस चीज़ की वजह से हो रही है, या तो क्या कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। पहला क्या है, कारक, परपोषी और वातावरण, यानी रोग व्यक्ति कारक वातावरण, इन सब की वजह से क्या, अगर इन सब में असंतुलन हो रहा है तो किसी भी व्यक्ति में क्या बीमारी स्प्रेड हो सकती है। ट्रायड का ये सिंबल आपको दिख रहा है, जिसमें पहला क्या है, वातावरण या बाध्य, इसकी वजह से भी कोई बीमारी कोज हो सकती है। कारक, इसकी वजह से भी। परपोषी या आंतरिक, इसकी वजह से भी क्या है, डिजीज़ कंडीशन स्प्रेड हो सकती है। और इसको क्या बोलते हैं हम, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो रोग के कारक यानी एजेंट फैक्टर ऑफ डिजीज़ कौन कौन से हो सकते हैं, कारक जिनकी वजह से बीमारी स्प्रेड हो सकती है। रोग कारक जीवित या निर्जीव घटक हो सकते हैं, यानी जो बीमारी फैलाने वाले कोजेस हैं वो क्या है, सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी हो सकते हैं। जिसकी कमी या अधिकता से रोग उत्पन्न हो सकता है। जिसकी क्या है, अगर कमी हो रही है तब भी बीमारी हो सकती है, और क्या अगर वो बढ़ रहा है तब भी बीमारी हो सकती है। ये रोग कारक निम्नलिखित हो सकते हैं। अलग अलग तरीके के क्या है, कारक हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से लोगों में बीमारी हो सकती है। पहला क्या है, भौतिक कारक, जिसको हम फिजिकल एजेंट बोलते हैं। आर्द्रता, तापमान, गर्मी, सर्दी, विकिरण इत्यादि में असंतुलन होना रोग उत्पन्न कर सकता है। तापमान, गर्मी, सर्दी, ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो फैक्टर हैं ये क्या करते हैं, एक पर्सन में बीमारी डेवलप करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने देखा होगा जिस टाइम पे क्या है, अगर सर्दियाँ जाती हैं, ठीक है, गर्मियाँ आती हैं, तो लोगों में क्या होती है, डिजीज़ कंडीशन स्प्रेड होती है, फीवर आता है, कॉमन वायरल वायरल हो जाता है, ठीक है। गर्मियों में ठंडा गर्म पीते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो क्या है, कुछ भौतिक कारक होते हैं जिनमें अगर अबनॉर्मेलिटी आ रही है या संतुलन आ रहा है तो लोगों में बीमारी स्प्रेड हो सकती है। नेक्स्ट है रासायनिक कारक, जिनको हम केमिकल एजेंट बोलते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, आंतरिक और बाहरी। मीन्स मानव शरीर में मौजूद एवं स्रावित होने वाले रसायनों की अधिकता या कमी से। मीन जो मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले जो रसायन है, अगर उनकी क्या है, कमी हो रही है या अधिकता हो रही है, तो उनकी वजह से भी क्या है, बीमारी स्प्रेड हो सकती है पर्सन में। मीन्स बीमारी कोज हो सकती है। नेक्स्ट है बाहरी रासायनिक कारक को, जैसे गैसें, धातु, धूल, धुआं आदि, जो कि मानव शरीर के बाहर होती हैं, मानव को रोगग्रस्त कर सकती हैं। जैसे धुआं, धूल, मिट्टी, गैस हैं, इन सबसे क्या अलग अलग प्रकार की डिजीज़ कंडीशन जो व्यक्ति हैं उनमें कोज हो सकती हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एजेंट या जैविक कारक। जीवित कारक जैसे जैविक कारक जैसे जीवाणु, विषाणु आदि में रोगजनक गुण होते हैं एवं ये मानव को रोगग्रस्त कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल एजेंट में क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सारे क्या कर सकते हैं, किसी भी मानव में बीमारी को स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यांत्रिक कारक, मैकेनिकल एजेंट। इसमें क्या, घर्षण अथवा अन्य यांत्रिक कल पुर्जों के कारण चोट, अस्थिभंग, घाव हो सकते हैं। मीन्स मैकेनिकल एजेंट कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मशीन्स के थ्रू कुछ पर्सन काम करते हैं तो उनसे चोट लग जाना, फ्रिक्शन हो जाना, ठीक है, बोन का टूट जाना, घाव, चोट लग जाना, ये सब क्या है, किसके थ्रू हो सकता है, यांत्रिक कारक के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक कारक, जिनको हम सोशल एजेंट बोलते हैं। गरीबी की वजह से भी, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या है, पर्सन में बीमारी कोज हो जाएंगी। अशिक्षा, अगर क्या अशिक्षित नहीं है, उसको पता नहीं है क्या चीज़ डाइट में लेनी है क्या नहीं लेनी है, तो उसकी वजह से भी क्या है, बीमारी स्प्रेड हो जाएंगी। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या पॉपुलेशन, मीन्स जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, उसकी वजह से भी अलग अलग तरीके की बीमारियां स्प्रेड हो सकती हैं। धूम्रपान, जो नशा करता है तो बीमारियां हो सकती हैं। मद्यपान इत्यादि सामाजिक कारक, जिनके रोगों हेतु जो क्या है, बीमारियों के उत्पन्न हेतु रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है
पोषणीय कारक, इसमें क्या क्या है, मानव, जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल एजेंट, इसमें है मानव स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। जो पर्सन है उसको हेल्दी रखने के लिए क्या जो पोषणीय कारक हैं यानी जो न्यूट्रिशनल एजेंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भोजन में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रोग उत्पन्न कर देती है। अगर क्या है हम डाइट ले रहे हैं वो बैलेंस डाइट नहीं है, अगर उसमें किसी चीज़ का अमाउंट ज़्यादा है तो डिजीज़ कंडीशन कोज हो जाएगी, अगर कम है तो डिजीज़ कंडीशन कोज हो जाएगी। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो क्या है बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कोज हो जाती हैं। कारक या एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए हमने कौन कौन से पढ़े, भौतिक कारक जिसमें सर्दी गर्मी तापमान, ठीक है ये सारी चीज़ें देखिए। रासायनिक कारक देखे, आंतरिक और बाह्य रासायनिक कारक देखे, नेक्स्ट जैविक कारक देखे, यांत्रिक कारक, सामाजिक कारक और पोषणीय कारक। ये सारे सब जो एजेंट हैं या फैक्टर्स हैं ये सब क्या कर सकते हैं, डिजीज़ कंडीशन स्प्रेड कर सकते हैं व्यक्तियों में। ठीक है, फर्स्ट तो हमने देख लिया एजेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे होस्ट। होस्ट फैक्टर ऑफ डिजीज मीन्स रोग के परपोषी घटक कौन कौन से होते हैं। इसमें है परपोषी वह मानव शरीर होता है जिसमें रोग कारक वृद्धि एवं प्रजनन करता है एवं रोग उत्पन्न करता है। परपोषी क्या है, वह मानव शरीर है जिसमें क्या है कोई रोग यानी कोई पॉजिटिव एजेंट एंटर करके अपनी बीमारी को फैलाता है, उसकी वृद्धि करता है और उसका प्रजनन करके उसके अंदर बीमारी उत्पन्न करता है। परपोषी घटक निम्नलिखित होते हैं, अलग अलग तरीके के क्या है परपोषी घटक होते हैं। पहला है जनसंख्या की यानी डेमोग्राफिक फैक्टर। इसमें है, इसमें व्यक्ति की आयु लिंग आदि शामिल है। व्यक्ति की आयु क्या है, ठीक है वो मेल है या फीमेल है, ये सब क्या है इसमें शामिल है। कुछ रोग जैसे खसरा बचपन में अधिक होते हैं जबकि कुछ रोग जैसे मोतियाबिंद वृद्ध अवस्था में अधिक पाए जाते हैं। इसी प्रकार लिंग भेद के अनुसार स्त्री एवं पुरुष को प्रभावित करने वाले रोग अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। कुछ पर्सन में क्या है, हार्ट अटैक मेनली जो होता है, एमआई जो होता है मेनली मेल्स में ज़्यादा देखने मिलता है अकॉर्डिंग टू फीमेल्स, ठीक है। तो क्या है जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ को उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें जैविक घटक यानी बायोलॉजिकल फैक्टर। इसमें है जीन संरचना अथवा जन्मजात रोग, मानसिक रोग, रक्त संबंधी विकार, मधुमेह आदि व्यक्ति विशेष में अधिक पाए जाते हैं। कुछ व्यक्तियों में क्या है अगर क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी है, जीन संरचना बचपन से ही जब से पैदा हुआ तब से क्या है उसको बीमारी है, कोई मानसिक रोग है, ठीक है रक्त संबंधी विकार, मधुमेह, ये सब भी क्या असर डालते हैं किस पे, डिजीज़ कंडीशन को स्प्रेड करने के लिए। और ये सारे सब किस में आते हैं, जैविक घटक में, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक घटक, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। व्यक्ति के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर, शिक्षा एवं आवास, वैवाहिक स्थितियां, व्यवसाय इत्यादि से रोग की उत्पत्ति प्रभावित होती है। क्या है, सामाजिक आर्थिक घटक भी इफेक्ट डालते हैं बीमारी को स्प्रेड करने के लिए। जैसे व्यक्ति के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर, व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक स्तर क्या है, उसका रहन सहन कैसा है, घर पक्का है या कच्चा है, उसकी जो वैवाहिक स्थिति है यानी जो शादी के बाद उसकी जो लाइफ चल रही है वो कैसी है, ठीक, उसका जो ऑक्यूपेशन है वो कैसा, उसे इनकम पूरी है प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, असर डालती हैं डिजीज़ कंडीशन को स्प्रेड करने के लिए। और ये सब किस में आता है, ये सामाजिक आर्थिक घटक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है जीवन शैली घटक, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। कुछ लाइफ स्टाइल फैक्टर्स भी क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं बीमारी को कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे रीति रिवाज, नैतिकता, आदतें, पोषण संबंधी आदतें, शारीरिक श्रम, औषधि, धूम्रपान आचरण, व्यक्तित्व इत्यादि जीवन शैली से संबंधित है जिसके कारण रोग की उत्पत्ति एवं स्थिति प्रभावित होती है। क्या है, कोई इंसान ज़्यादा मेडिसिन ले रहा उसकी वजह से हो सकता है, कोई इंसान ज़्यादा वर्क कर रहा तब उसमें बीमारी कोज हो सकती है। कुछ क्या है आदतें, लोगों की आदतें क्या है, कुछ हैबिट्स क्या होती हैं रॉन्ग होती हैं तो वो भी क्या है बीमारी कोज कर सकती हैं। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो वो भी बीमारी कोज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, होस्ट फैक्टर ऑफ डिजीज मीन्स जो परपोषी होते हैं जो क्या बीमारी फैला सकते हैं लोगों में। तो हमने फर्स्ट पढ़ा एजेंट, नेक्स्ट पढ़ा हमने सेकंड होस्ट, अब हम थर्ड पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ डिजीज़। इसमें है दो प्रकार का वातावरण होता है, आंतरिक एवं बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण में मानव शरीर में पाए जाने वाले ऐसे घटक होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। बाह्य वातावरण के अंतर्गत मानव के चारों ओर पाए जाने वाले घटक,
रोग के लिए उत्तरदायी वातावरणीय घटकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो बीमारी स्प्रेड करने वाले जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको 3 वर्गों में 3 तरीके से हमने डिवाइड किया। पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट यानी भौतिक वातावरण। सेकंड है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जिसको हम जैविक वातावरण बोलते हैं। थर्ड है सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण जिसको हम साइको सोशल इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, भौतिक वातावरण, जिसको हमने क्या बोला है, फिजिकल इन्वायरमेंट। भौतिक वातावरण में निर्जीव वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। जो भौतिक वातावरण है उसमें निर्जीव वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। बोला जाता है कि जो ये निर्जीव वस्तुएं हैं ये बीमारी को कोज करती हैं। जैसे वायु, हवा से भी बीमारी हो सकती है। जल, आवास, ताप, प्रकाश, शोर, विकिरण इत्यादि ये सभी घटक अनेक रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे स्वचालित यंत्रों, वाहनों के कारण वायु प्रदूषण, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचार के साधनों में अत्यधिक प्रयोग के कारण कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। भौतिक वातावरण में क्या है, वायु, ठीक है। अगर वायु में ये क्या है, पोल्यूशन है, वायु में डस्ट प्रेजेंट है और क्या है, वायु प्रदूषण हो रहा है। आवास प्रॉपर तरीके से वो नहीं रह रहे हैं, घर का क्या है, बहुत स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं तो उसकी वजह से भी बीमारी स्प्रेड हो सकती है। प्रकाश प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, शोर ज़्यादा है, मीन्स अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं, उन सब की वजह से भी अलग अलग बीमारियां कोज हो सकती हैं। तो ये सब किस में आती हैं, भौतिक वातावरण में। और जो भौतिक वातावरण के जो फैक्टर्स हैं यानी जो फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके द्वारा भी लोगों में अलग अलग तरीके से बीमारियां स्प्रेड होती हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जिसको हम जैविक वातावरण बोलते हैं। जैविक वातावरण में सभी जीव सम्मिलित हैं जो कि रोग उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जो जैविक वातावरण है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, इसमें वो सारे जीव सम्मिलित हैं जो क्या कर सकते हैं, बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव जिसमें क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, कीड़े, जंतु, पाइप आदि जो कि मनुष्य के चारों ओर पाए जाते हैं। इनके थ्रू क्या हो सकता है, बीमारी स्प्रेड हो सकती है। इन सभी में अगर असंतुलन की स्थिति बनती है तो ये बीमारी का कारण बन जाते हैं। अगर क्या है, जितने भी ये बैक्टीरिया वायरस हैं अगर हम इनके कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके की बीमारी स्प्रेड हो सकती हैं। अगर इन सब में असंतुलन है या abnormality आ रही है तो ये बीमारी कोज कर सकते हैं हमारे अंदर। नेक्स्ट है हमारा इसमें सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोसोशियल इन्वायरमेंट। इसमें बोला गया है मनोवैज्ञानिक वातावरण में संस्कृति, रीति रिवाज, विश्वास, धर्म, शिक्षा, सामाजिक संगठन, जीवन शैली, राजनीतिक संगठन आदि सम्मिलित हैं। ये सभी घटक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोग उत्पन्न कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण में संस्कृतियाँ, कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अलग अलग तरीके की बीमारियाँ हो सकती हैं। कुछ विश्वास, लोगों के धर्म, शिक्षा, मीन्स अगर किसी को ऐसी बीमारी हुई है जिसमें क्या है, उसको एक्सेसिव प्रोटीन की नीड है, ठीक है, और उसको क्या है, अंडे खाने की नीड है, तो क्या है, कुछ विश्वास लोगों के ऐसे होते हैं, रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो क्या है, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं जो नॉन वेज को हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है, लोगों में अलग अलग तरीके की बीमारियां स्प्रेड हो सकती हैं। कुछ की जीवन शैली क्या है, अलग होती है। कुछ राजनीतिक संगठन, ये सारी चीज़ें भी किस पर असर डालती हैं, लोगों की हेल्थ पे, लोगों में अलग अलग बीमारियां स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमने एपिडेमियोलॉजी के ट्रायड में